बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात जो कि 7 जून 2026 को जिसका इनेकाद होने जा रहा है और यकीनन ये आइंदा आने वाली जो सियासत है गिलगित बल्तिस्तान की, उसकी जो सिमत है उसका तयन अदा करने में बहुत अहम किरदार अदा करेगी। इस वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, कैंपेन ज़ोरों शोर से जारी है। और अगर बात की जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो इंतखाबी मुहिम की जो क़यादत है मरकज़ी सतह पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी कर रहे हैं। और आज का उनका जो स्टेटमेंट है इस हवाले से नहायत अहम है, जो कि हम प्रोग्राम में आगे चल के डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो कैंपेन है उसको लीड कर रहे हैं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब। मरकज़ी क़यादत में और भी रहनुमा शामिल हैं और यकीनन जो उन्होंने कैंपेन का हिस्सा बनाया हुआ है वो तरक्याती काम बनाए हुए हैं और जो विफाक के हवाले से जो फ़ंड है उसके ताउन में उसको अहम किरदार अदा करने का कहा गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नो डाउट एक हैसियत रखती है और बाज़ हल्कों में रिवायती वोट बैंक भी है। इसके साथ साथ दीगर जो वहाँ की इलाकाई पार्टीज़ हैं और जो मजहबी पार्टीज़ हैं वो भी इंतखाबी मुहिम भरपूर तरीके से चला रही हैं। लेकिन मुहिम चलाने के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक गिले शिकवे हैं वो पहले से ही नज़र आ रहे हैं और उन्होंने धांधली के खदशात और इल्ज़ामात के हवाले से भी बात की। यही नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के CM सोहेल आफरीदी साहब, उन्होंने सुप्रीम अपीलेट कोर्ट को जो है वो ख़त भी लिखा है इसी हवाले से और बड़े अहम सवालात जो है इंतखाबात के हवाले से उठाए, जिस पर यकीनन चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान उन्होंने जवाब भी दिया। राजा शहबाज खान ने कहा है कि ऐसे इक़दामात और जो बयानात हैं वो इंतखाबी माहौल को ख़राब कर रहे हैं। अब ये तमाम मामला जो हैं वो किस समझाते हुए नज़र आ रहे हैं, कांटेदार मुकाबला क्या हो सकता है और यकीनन सियासी दर्जा हरारत भी उरूज पर है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। गेस्ट जो मेरे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ करा दूँ। मेरे साथ इस वक्त फवाद अहमद साहब मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार और सहाफ़ी हैं। हमारे साथ बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इरबाब खज़र हयात साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तमाम मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहूँगी। फवाद साहब ज़रा न्यूट्रल कमेंट ले लें सर आपसे। और सियासी तौर पर अगर हम गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत को देखें तो बड़ा दिलचस्प सिनेरियो हमें नज़र आता है। ख़ास तौर पे गुलबर खान 2020 के इंतखाबात में जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर मुंतखब हुए थे, लेकिन बाद में साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद खान की जो तब्दीली हुई थी, नाअहली हुई थी, उसके बाद वो वज़ीर आला बने थे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये थी कि उनको मतलब फॉरवर्ड ब्लॉक PTI का, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और दीगर अरकान की हिमायत हासिल थी। उसके अलावा अगर हम दूसरी साइड पे देखें तो गवर्नर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं जो कि सैयद मेहदी शाह हैं 2022 से। लेकिन आपको क्या डायनेमिक्स नज़र आते हैं गिलगित बल्तिस्तान के इस इंतखाबात में? देखिए जी, बहुत शुक्रिया पहले तो आपको वेलकम भी कहेंगे, कराची आई हैं आप इस्लामाबाद से। देखिए, गिलगित और कश्मीर ये दो ऐसे पाकिस्तान के साथ मुंसलिक इलाके हैं कि जहाँ के इंतखाबात हमेशा आम इंतखाबात जो पाकिस्तान में हुए होते हैं उससे मुख्तलिफ होते हैं। आज आप देखिए कि बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी तकरीर में जो अहम मुतालबा किया वो भी काफ़ी हद तक दुरुस्त नज़र आता है, जिसमें उन्होंने कहा कि जी साथ होने चाहिए गिलगित के, कश्मीर के और फिर पाकिस्तान के बाकी जो इलाके हैं तमाम के इंतखाबात साथ होने चाहिए। होता क्या है कि यहाँ पर जो हुकूमत होती है उसका एक इन्फ्लुएंस होता है, कश्मीर के ऊपर भी होता है, गिलगित के ऊपर भी होता है और लोग आमतौर पर इस्लामाबाद की तरफ देखते हैं कि जो वहाँ पर हुकूमत होगी वही इन इलाकों के अंदर हुकूमत हो। तो बहरहाल ये मुतालबा उस हद तक तो दुरुस्त नज़र आता है कि जहाँ पर आप ये चाहें कि इंतखाबात में किसी भी किस्म का इन्फ्लुएंस ना हो, ये सोच के लोग वोट ना दें कि वफाक क्या चाहता है, इस्लामाबाद क्या चाहता है और इस्लामाबाद की ख्वाहिशों के मुताबिक हुकूमत जो है वो मुंतखब करें। लेकिन बहरहाल कुछ चीज़ें सियासी होती हैं। बिलावल भुट्टो साहब भी मौजूद हैं और मुझे वो इंतखाबी मुहिम भी याद आ रही है कि जहाँ मरियम नवाज़ साहब और बिलावल भुट्टो दोनों ने अपने करियर का जो आगाज़ था वो इन्हीं दो इंतखाबात से किया था, कश्मीर और गिलगित के। और अब ज़ाहिर है मरियम नवाज़ के बारे में ख़बर ये है कि वो बीमार हैं, तो इस वजह से इत्तला ये है, मैं आज जो मेरे पास आने वाली इत्तलात है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ भी जो है वो वहाँ पर जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं। उन्होंने भी NOC की बात हुई है। मियाँ साहब वहाँ जाते नहीं जाते हैं, एक नेक्स्ट स्टेप होगा। लेकिन बहरहाल ये है कि इंतखाबात की अहमियत बताती है कि सियासी जमातें इसको कोई किसी मखसूस इलाके के इंतखाब की हैसियत से नहीं बल्कि पाकिस्तान के किसी बड़े इलाके की हैसियत के इंतखाबात ऐसे देख रही हैं। बहरहाल सियासी सूरत हाल इन इलाकों की ख़ास तौर पर अगर कश्मीर और गिलगित की हम बात करें तो यहाँ पर कभी भी जो है वो एक वेव नहीं चलती कि आप कहें कि कई दिहाइयों तक एक ही हुकूमत रहे। यहाँ तब्दीलियाँ आती रही हैं। पीपल्स पार्टी जो अपनी कोशिश कर रही है, ज़ाहिर है कि लेवल प्लेइंग फील्ड इस वक्त मौजूद है, तमाम पार्टियों के लिए मौजूद है। असद कैसर साहब की बात में भी कोई सदाकत नज़र नहीं आई कि जब उन्होंने कहा कि मुझे जाने से रोक दिया। भाई उस दिन साद रफ़ीक साहब भी नहीं जा सके थे और सिक्योरिटी मामला थे। तलाल चौधरी साहब ने बड़ी तफसील से बताया कि टीम मौजूद है ऑस्ट्रेलिया की, उसके लिए सिक्योरिटी का पूरा एक इंतज़ाम था जिसकी वजह से जो है वो आगे पीछे हो गया। और ये कोई ऐसी बात नहीं है पाकिस्तान में, ये तो
पीटीआई असल में बुनियादी तौर पर एक नैरेटिव बनाने की हमेशा कोशिश करती है कि उसके साथ ज़्यादती हो रही है, वो मजलूम है, उनके जो है वो कायद जेल के अंदर है, अपने किए की सज़ा भुगत रहे हैं। तो पीटीआई नैरेटिव जो बनाने की कोशिश कर रही है यहाँ पर, अगर हम तीनों जमातों की अब बात करें, नैरेटिव एक एक करके तीनों का लेके आ जाते हैं। अगर हम पीटीआई का नैरेटिव देखें तो वो मजलूमियत की बुनियाद पर होगा कि जी जुनैद अकबर साहब को ज़िला बदर कर दिया गया, असद कैसर साहब आ रहे थे, उनको रोक लिया गया, उनको पता नहीं गिरफ्तार कर लिया गया, क्या कर लिया गया। तो ये पीटीआई का नैरेटिव ही ये है, ज़ाहिर है कि काम करने के लिए या काम गिनवाने के लिए, हालांकि आखिरी हुकूमत उनकी थी तो उनको तो चाहिए था कि वो कारकर्दगी की बुनियाद पर जो है वो अपना पूरा नैरेटिव बुक करते कि जी हम इतने अरसे इक़्तिदार में रहे हैं तो अब हमने ये काम किए हैं जिसकी बुनियाद पर हमें दोबारा वोट दे दीजिए। तो वो उसके बजाय कोशिश कर रहे हैं कि मजलूमियत के नैरेटिव को लेकर आगे बढ़ें और मजलूमियत की बुनियाद पर कोई जगह हासिल करने की कोशिश करें। नून लीग जो है वो साद रफ़ीक साहब की गुज़िश्ता रोज़ की तकरीर है जो हमारे सामने है, जिसमें उन्होंने कहा कि जी कराची, लाहौर और फिर जो है वो पेशावर के काम को देख लें और उन तीनों को फैसला कर उनको सामने रख के फैसला कर लें कि आपने क्या करना है, आपको किस तरह का पाकिस्तान चाहिए और किस तरह का गिलगित बल्तिस्तान चाहिए। तो नून लीग का हमेशा से यही तरीक़ेकार रहा है कि वो तरक्की की बुनियाद पर, काम की बुनियाद पर, इस बुनियाद पर जो है वो वोट मांगने की कोशिश करते हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने कंट्रोवर्सीज़ की बात भी की, उन्होंने जो है वो मज़ीद बहुत सारे मामलात के ऊपर रोशनी डाली और यही पीपल्स पार्टी का बुनियादी तौर पर बयानिया होता है कि वो इंतखाबात में इसी तरह की तकारीर के सामने जाते हैं। तो हम अगर ये कहें कि रिवायती मुहिम है, जिस तरह से पाकिस्तान के किसी भी इलाके में मुहिम होती है, तो ये रिवायती मुहिम ही नज़र आ रही है, क्योंकि तीनों पार्टियों ने उसी तरीके से जो है वो अपने अपने जो सामीन हैं, जो अपने अपने वोटर्स हैं, उनको मुतवज्जा करने की कोशिश की है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के किसी इलाके और इलाके के अंदर वो करते हैं। एक बड़ा दिलचस्प सूरत हाल होगी, एक अच्छा मुकाबला होगा और इस मुकाबले के अंदर ज़ाहिर है कि पीटीआई अपना जोर लगाएगी। आखिरी हुकूमत जब जाती है किसी की तो इसका एक इन्फ्लुएंस होता है। नून लीग को एक ये बढ़तरी हासिल है कि उनकी वफाक के अंदर हुकूमत है और वफाक की हुकूमत बहरहाल इन्फ्लुएंस करती है इन इलाकों के अवाम के ऊपर कि हमें फ़ंड्स बआसानी मिल जाएंगे, हमारे मसले इस्लामाबाद तक बआसानी पहुँच सकेंगे। तो वो एक इन्फ्लुएंस उनका अपनी जगह मौजूद है। पीपल्स पार्टी का एक अपना असर है, उनके गवर्नर भी मौजूद हैं, वो माजी में भी कोशिशें कर चुके हैं, माजी में भी उनको यहाँ से वोट पड़ता रहा है और फिर वो एक ख़ास तरीक़ेकार होता है जो इलेक्शन की मुहिम के दौरान। तो पीपल्स पार्टी अपनी वैसी कोशिश कर रही है। मजमूई तौर पर हम देखें तो एक रिवायती इलेक्शन है और उम्मीद ये है कि एक हम 4-6 दिन बाद जब इलेक्शन हो गए तो एक हेल्दी कॉम्पिटिशन यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। बैरिस्टर शाहिद साहब, मैं तो ये सवाल बाद में करूंगी कि आप लोग गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए क्या करेंगे और अब तक आप लोग को हुकूमत मिली थी तो आप लोगों ने क्या डिलीवर किया। लेकिन सर उससे पहले जो वही बात हो रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, आज बैरिस्टर गौहर ने भी ये बात की, उससे पहले असद कैसर साहब को रोका गया, वो आप लोगों ने एक नैरेटिव बनाया जिस पे फवाद साहब रोशनी डाल चुके हैं। सर इंतखाबात से कबल धांधली का बयानिया तश्कील देना, मतलब एक सेंस नज़र नहीं आ रहा, हर सियासी नाकामी को इल्ज़ामात से जोड़ना, मतलब ये कुछ नाकदीन का तो यही कहना है कि आप लोगों की रिवायत बनती जा रही है पीटीआई की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच शाजिया खान फॉर इनवाइटिंग मी द शो। थोड़ी सी बात आपकी बात को बढ़ाते हुए जरूर करूंगा और आपका जवाब भी दूंगा। लेकिन जब से जो 2009 का ऑर्डर आया पाकिस्तान में, उसके बाद जब तक 3 गवर्नमेंट्स आई। 2009 के अंदर जब ये फर्स्ट गवर्नमेंट बनी तो इस पार्टी की थी, सैयद मेहदी शाह साहब प्राइम मिनिस्टर बने। फिर 2015 के अंदर नून लीग की गवर्नमेंट वफाक के अंदर थी तो हफीजुर रहमान साहब बने और फिर 2020 के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी तो वहाँ पे हमारे जो है खालिद खुर्शीद, तो जिसकी वफाक के अंदर हुकूमत होती है उसकी ही आगे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हुकूमत। ये भी एक वर्स्ट टाइप जिसको हम कह सकते हैं कि इतना ज्यादा वफाक का इन्फ्लुएंस होता है इलेक्शन को मैनेज करने के हवाले से। आज देखें 24 हल्के हैं गिलगित बल्तिस्तान के, 24 हल्कों के अंदर हमारे कैंडिडेट्स मौजूद हैं और 24 मुख्तलिफ निशानों के ऊपर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। किनके खिलाफ? एक के पास शेर है, दूसरे के पास तीर है और हमारे साथ 2 और जमातें भी हैं जिनका मजलिस वाहिदतुल मुस्लिमीन और जो है इस्लामिक मूवमेंट पाकिस्तान, ये हमारे साथ अलायंस के अंदर है। तो हम 3 जमातें मिलके 24 निशानों के ऊपर सिर्फ 2 जमातों के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही हैं और उनको हर तरह की फैसिलिटेशन है। मुझे बताएं तो मुस्लिम लीग नून के किसी शख्स को वहां से गिरफ्तार करके जिला बदर किया गया हो या पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के, या मुझे बताएं कि मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर
किसी ने आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गौर अली खान चेयरमैन वहां पे मौजूद है उनकी तकरीर को या उनकी जो है चीजों को दिखाया हो? बिल्कुल हमारे साथ बाइकआउट किया हुआ है। और फिर सबसे बड़ी बात देखें ना आप कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर वहां के बैठे हैं उनकी अपॉइंटमेंट क्या क्या प्रोसीजर था? आपके गवर्नर ने एडवाइस करनी थी। गवर्नर कौन है? मेहदी शाह साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं। अपॉइंटमेंट किसने करनी है? प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। तो जब ये दोनों आपस में गठजोड़ है, इनकी कोalition की गवर्नमेंट है वफाक के अंदर, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन्होंने लगाया, तो मुझे बताएं कि रिजल्ट तो फिर वैसे ही आएंगे जैसे 2024 के अंदर आए, लेकिन हम मैदान खाली नहीं छोड़ रहे। हम वहां पे बैठे सर, ये हैं। जो हम पूरी 2024 के campaign कर आम रहे हैं। इंतखाबात थे ना बैरिस्टर साहब, वो अपने उसको भी 2 साल गुजर चुके हैं। पीटीआई किसी हद तक कानूनी और अदालती सतह पर प्रूव नहीं कर सकी है। बात वही है कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जीबी कह रहे हैं कि जी इस तरह का ये जो आपके सीएम साहब हैं सोहेल साहब, उन्होंने अगर सुप्रीम एपेलेट कोर्ट को ख़त लिख दिया है तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है? अभी तो इलेक्शन हो रहे हैं ना, अभी ऐसा भी नहीं है कि आप लोग इलेक्शन हो चुके हैं और धांधली के कोई इल्ज़ामात कोई सामने आए हों। ये तो एक वो कह रहे हैं कि माहौल ख़राब कर रही है पीटीआई इस वक्त। बात ये है कि जो हालात हैं, जमीनी हकायक हैं, वो सारे उस लेटर के अंदर हमने लिखे। जिस किस्म की डिस्क्रिमिनेशन और पॉलिटिकल जो है वो विक्टिमाइजेशन हमारे साथ वहाँ पे हो रही है, और ये हमारे पास एक फोरम मौजूद था। हमने जो चीफ जस्टिस था उनको खत लिखा है, उसके अंदर हमने हर चीज वाज़े तौर पे लिखी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हम ऑन डेली बेसिस खत लिख रहे हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, लेकिन उसके बावजूद हम मैदान के अंदर मौजूद हैं। देखें, 24 हल्कों के अंदर हमारे कैंडिडेट्स मौजूद हैं। हमने कोई एक भी हल्का है जिसको हमने वेकेंट नहीं छोड़ा, और उनके अंदर हमें अपने कैंडिडेट्स को डिक्लेयर करने के लिए अब सोशल मीडिया पे कैंपेन करनी पड़ रही है कि हमारे ये कैंडिडेट्स हैं। और आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एस्पिरेंट्स जो थे टिकट के हवाले से वो बहुत सारे थे। कुछ लोग नाराज भी हुए जो आजाद नसीहत में खड़े हुए, जिसकी वजह से हमें बार बार ये चीजें करनी पड़ रही है। तो क्या ये अच्छा होता अगर इलेक्शन को फ्री एंड फेयर बनाना था तो उस पार्टी का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो चारों सूबों की जमात है, ठीक है, जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर है, जो कश्मीर के अंदर है, उसका सिंबल उसको दे दिया जाए। उसके बाद हम कहते हैं कि जी वाकई लेवल प्लेइंग फील्ड है। अब एक तरफ 24 निशान है, दूसरी तरफ 2 निशान वो है जिनका गवर्नर भी बैठा है, जिनका प्राइम मिनिस्टर भी बैठा है। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। इलेक्शन लड़ रहे हैं। ठीक सर। सर फवाद साहब, अब ये जो गिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि उनको खुल के जो है कैंपेन नहीं करने दी जा रही, हर्डल्स क्रिएट किए चले जा रहे हैं, मैं उनसे पूछूंगी कि जी पहले जब उनकी हुकूमत थी तो उस वक्त उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के अवामी मसाइल के किस तरह उसको एड्रेस किया था, लेकिन आप समझते हैं कि उनकी जस्टिफिकेशन किस हद तक माकूल है? देखें शाजिया, जो अपोजिशन जमात होती है वो इसी तरीके की शिकायत करती है। ये कोई गैर मामूली शिकायत नहीं है, या ये कोई अनहोनी नहीं हो गई इनके साथ कि जिसको ये शिकायत की सूरत में लेके आए। कानून जो है वो सबके लिए है। ये कहते हैं कि जी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो नून लीग ने लगाया, पीपल्स पार्टी ने मिल के लगाया, तो वफाक के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो आपने लगाए थे। तो फिर आप बाद में आप उनसे नाराज़ हो गए। तो ये तो कोई बात नहीं है कि मीठा मीठा आप कड़वा कड़वा थू थू के जब आपके हक में रिजल्ट आ जाए तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ठीक है, जब आपके खिलाफ आ जाए तो चीफ इलेक्शन ख़राब है। अगर साद रफ़ी को ज़िला बदर कर दिया जाता उनकी किसी तकरीर या उनकी किसी हरकत की बुनियाद पे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ठीक थे। अगर जो है वो बिलावल भुट्टो को कोई नोटिस मिल जाता तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ठीक थे। लेकिन जब इनके खिलाफ कार्रवाई हो गई तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ख़राब हो गए। तो इस तरह से नहीं होता, एक जनरलाइज माहौल के अंदर चीज़ों को देखना होता है। और आप सोचें कि आप अपोजिशन की पार्टी हैं और आपको वैसे ही प्रोटोकॉल शायद मिल जाए, ये तो कल्चर का भी एक हमारे पार्ट है। जब आप अपोजिशन में होते हैं तो मुश्किलात आपको आती हैं, तो मुश्किलात में आपको बजाय इसके कि आप मुश्किलात का रोना शुरू कर दें, आपको अपनी कैंपेन पे तवज्जो देनी चाहिए। बजाय इसके कि आप मजलूमियत के नाम पर वोट मांगना शुरू कर दें, आपको अपनी कारकर्दगी दिखानी चाहिए, क्योंकि आपकी हुकूमत थी जी। आपके पास एक मौका है कि आप ये साबित कर सकें कि जो गुज़िश्ता हुकूमत थी वो आपकी थी और आपने कारकर्दगी वहाँ पर क्या दिखाई, गिलगित के अवाम के लिए क्या किया, बल्तिस्तान को कैसे आपने दीगर पाकिस्तान के इलाकों की तरह तरक्की देने की कोशिश की। तो बजाय इसके कि आप कारकर्दगी का बयानिया बनाएं, आप जो है वो इस वक्त सारी कानूनी बहस के अंदर चीज़ों को लेके आ रहे हैं। तो मैदान को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैदान में तो आपने अपनी परफॉर्मेंस ही दिखानी है, आप ताकत लगाएं, अपनी कैंपेन के अंदर ताकत लगाएं, नैरेटिव बनाने की कोशिश करें। ठीक है, सब तीनों दफा बारियां तो मिल चुकी हैं, आपको क्या लगता है कि आवाम वाकई अब ये एनालिसिस करेगी कि भाई कौन सी हुकूमत ने हमारे मसाइल एड्रेस किए हैं?
देखिए जी, बात यह है कि अवाम इतने बेवकूफ़ नहीं होते। लोगों को नज़र आता है कि रोटी कपड़ा मकान कौन देता है, लोगों को नज़र आता है कि तरक्की का बयानिया कौन लेकर आया है, लोगों को नज़र में आता है कि मजलूमियत का बयानिया और नया पाकिस्तान का बयानिया कौन देता है। ऐसा नहीं है, लोग बड़ी सोच समझ के वोट देते हैं। और ये बात दुरुस्त है कि अगर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम या कश्मीर के अवाम उन लोगों को वोट देते हैं या उस जमात को वोट देते हैं कि जिसकी वफाक में हुकूमत हो, तो ज़ाहिर है कि वो ये देखते हैं कि वफाक की तरफ से ही उनको ग्रांट भी मिलनी है, उनके मामलात मसाइल भी हल होने हैं, तो फिर वो उसी पार्टी के ऊपर एतमाद करते हैं। ये एक रिवायती चीज़ है, लेकिन इस रिवायत को तोड़ सकते हैं आप अच्छी कैंपेनिंग के ज़रिए। आप इस रिवायत को ख़त्म कर सकते हैं उन तमाम तरीकों के ज़रिए जिसको कैंपेन कहा जाता है। अगर 24 निशान मिल गए हैं तो आप तो दावा करते थे 2024 के अंदर कि आपको पूरे पाकिस्तान में सैकड़ों निशान मिल गए थे, उसके बावजूद आपने जो है अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी। तो फिर आपको डरना नहीं चाहिए। और वैसे भी जो छोटे इलाके होते हैं जहाँ हुई 24-25 सीटें, वहाँ पर तो लोग अपने कैंडिडेट से जुड़े हुए होते हैं। वो जूते के निशान पे भी खड़ा हो जाएगा तो उसको वोट मिलेंगे, वो खंबे पे भी खड़ा हो जाएगा उसको वोट मिलेंगे। यहाँ इस जगह पे गिलगित बल्तिस्तान में निशान के ऊपर जो है वो गुफ्तगू करना, ये जाहिर है कि एक उन्होंने बयानिया बनाना है। और मैं ये समझता हूँ कि बयानिया बनाने के लिए और भी बहुत चीज़ें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, लेकिन शायद वो शॉर्टकट लेना चाहते हैं कि मजलूमियत के नाम पर जो है वो वोट जिस तरह से माजी में वो मांगते रहे इसी तरह वोट मांगते रहेंगे। तो मुझे महसूस ही होता है कि मजलूमियत का बयानिया एक लिमिट तक ही चल पाता है, उसके बाद आप एक्सपोज हो जाते हैं और फिर लोग उस तरफ अट्रैक्ट होते नहीं। और पीटीआई का मामला भी अब यही दिख रहा है। ठीक है। अरबाब खिज़र साहब, इस वक्त आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सर, एक तो आप लोगों ने अपनी कैंपेन में जो है वो यकीनन जो तरक्याती मंसूबे हैं और वफाकी ताउन को अपनी इंतखाबी मुहिम का जो एक अहम नुक्ता बता रहे हैं आप, लेकिन आप समझ रहे हैं कि इस बेस पर जो है वो आप लोगों को वोट मिलेंगे? गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के बहुत सारे मसाइल और भी हैं सर। देखिए शाजिया, जहाँ तक गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन की बात है, तो वो तो पूरी कौम को पता है कि मुस्लिम लीग नून वहाँ पे क्लीन स्वीप करने जा रही है और कारकर्दगी की बुनियाद पर। क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम देख रहे इस वक्त के पंजाब में क्या हो रहा है, वफाक क्या कर रहा है, तो इस बुनियाद पर हमें वो वहां पर वो वोट पड़ने वाले हैं। और मेरे जो पीटीआई के दोस्त है, मैं वो सोशल मीडिया पे अक्सर देखता रहता हूँ कि वो दानली के अभी से वो नारे लगा रहे हैं। तो मैं उनको मैं एक चैलेंज भी दे चुका हूँ कि आप लोग वहां पे 10 हल्के मुंतखब कर ले, मीडिया को साथ लेकर वहां पे चलते हैं और वहां पर एक सर्वे करते हैं उन 10 हल्कों में। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये यहाँ पर कभी ये लोग कह रहे कि असद कैसर साहब को नहीं जाने दिया, कभी क्या कह रहे, कभी क्या कह रहे, ये सब ड्रामे चल रहे हैं यहाँ पे। अगर असद कैसर साहब को चले उस दिन रोक दिया गया था, चले मान लेते हैं, तो अगले दिन वो चले जाते, आज चले जाते, कल चले जाते। ये सब ड्रामे हैं। और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जो है वो फैसला कर चुके हैं कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जाएंगे, उसमें कोई दूसरी राय है ही नहीं। और जिस तरह आपको भी पता है और पूरी कौम को पता है कि जब कभी भी वफाक में जिसकी हुकूमत होती है तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम उन्हीं के साथ चलते हैं, क्योंकि उनको रिलीफ भी मिलता है, उनको फंड भी मिलते हैं। वो फिर कहाँ से मिलेंगे? तो ये जो है ना, ये सारी सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के फेवर में है। और हम ये जो दानली का शोर मचा रहे हैं, या आज मैं बिलावल साहब की वहां पे एक तकरीर सुन रहा था, तो उस पर भी मुझे अफसोस हुआ कि वो कह रहे थे कि कश्मीर की वजारत खत्म होनी चाहिए और पता नहीं इस्लामाबाद का कोई बाबू है वो फैसले कर रहे हैं। तो देखिए ना, इस किस्म के बयानात बिलावल साहब को भी जेब नहीं देते हैं। वो एक इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में वहां पर गए हैं, तो वो अपने आप को एक लीडर के तौर पर वो साबित कर ले, वो वहां पर ऐसे बयानात दे या ऐसी बातें करे कि वहां के अवाम को रिलीफ देने की बातें करे। तो अगर वो ट्रैक से निकल कर बातें करेंगे तो मेरे ख्याल में इसका उनको कोई फायदा नहीं होगा। और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम बहुत समझदार और मुहिब वतन लोग हैं। सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। एक तो मुझे सर ये बता दीजिएगा कि इस वक्त चूंकि अगर हम आईनी हवाले से बात करें और इख्तियार आईनी हैसियत और इख्तियारात के हवाले से बात करें तो वाज़े पेशरफ के मुंतज़िर है इस वक्त जीबी अवाम जो है। उस हवाले से आपका विजन क्या है मुस्लिम लीग नून का? देखिए, हमारा विजन तो ये है कि हम एक पूरे मुल्क की बात करूंगा कि हम पूरे मुल्क को खुशहाल बनाना चाहते हैं। अगर चाहे खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत ना हो, सिंध में ना हो और बलूचिस्तान में ना हो, उसके बावजूद हम पूरे पाकिस्तान को साथ लेकर चल रहे हैं। क्योंकि वफाक जो होता है, वफाक की वो मिसाल वो होती है वालिदैन की तरह। तो वफाक तमाम सूबों को एक नजर से देखता है। उसी तरह गिलगित बल्तिस्तान भी हमारे एक सूबा है, तो हम उनको भी उसी नजर से देखते हैं जिस नजर से हम पंजाब को देखते हैं।
तो जिस तरह पंजाब में तरक्याती काम हो रहे और पूरी दुनिया आज जो है ना वो पंजाब की मिसालें दे रही है, क्योंकि आज हमारे जो लाहौर है, तो लाहौर को आज न्यूयॉर्क, स्विट्जरलैंड और लंदन के साथ उनका मवाजना हो रहा है। तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम भी यही तवक्को रखते हैं और हमारा विजन भी यही है कि हम गिलगित बल्तिस्तान को मिनी स्विट्जरलैंड बनाएंगे। ये मैं सियासी बातें नहीं कर रहा हूँ, इस वक्त देखिए पूरी कौम हमें देख रही है, सुन रही है, मैं वो बातें कर रहा हूँ जो रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी में वो बातें बता रहा हूँ। और हम चाहते भी ये हैं और जिस भी सियासी जमातें हैं उन सबको हमारे साथ इत्तेफाक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वफाक मजबूत होगा तो सूबे भी मजबूत होंगे। चलें सर, मैं जरा पीटीआई के इल्जामात के हवाले से बात कर लेती हूँ। पोलिंग से पहले ही उन्होंने धांधली और यकीनन उसके खदशात जाहिर किए, साथ साथ जो सोहेल आफरीदी उन्होंने सुप्रीम एपलेट कोर्ट को जो है वो ख़त भी लिख दिया है, जिस पे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजेश शहबाज खान साहब, उन्होंने भी कहा है कि ये इकदामात और जो इनके बयानात है वो इंतखाबी मुहिम को, माहौल को ये साजिश करार दिया उन्होंने। सर, एफिलेशन की का आप लोग पे इल्ज़ाम लग रहा है कि नून लीग की जो चीफ कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान है उनकी, तो सर इसको आप लोग किस तरह जस्टिफाई करेंगे? देखिए, सुहेल अफरीदी की तो बात ही मत करें, क्योंकि वो अब इखलाकी तौर पर वज़ीर आला है ही नहीं। कल उन्होंने एक इजलास बुलाया था अपनी पार्टी का, अपने मेंबरान असेंबली का, जिसमें से 30 गायब हो गए थे और उनके साथ जो बैठे थे 50 मेंबर, तो उनमें भी 15-16 जो है ना वो भी उनका साथ छोड़ चुके हैं। तो इखलाकी तौर पर अब ये वज़ीर आला जो है वो वज़ीर आला नहीं रहे हैं और ये अपनी एक्सीडेंट खो चुके हैं। तो अगर ये खत लिख ले या कुछ इल्जामात लगा ले तो उसमें कोई वजन है ही नहीं। ये अपने सूबे को तो पहले संभाल ले। कल भी मैं एक बात कर रहा था कि पीटीआई को चाहिए था कि वो 2 वज़ीर आला मुंतखब करते, एक इस्लामाबाद अडियाला के लिए और दूसरा खैबर पख्तूनख्वा के लिए। यहाँ पर तो हालात ये है कि वज़ीर आला तो होते ही नहीं है। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे होते हैं तो वो केपी हाउस इस्लामाबाद चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पिशावर के सहाफियों का वो सामना ही नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर अमन और अमान की सूरत हाल ये है कि शाम के बाद कोई घर से नहीं निकल सकता है, ये लैंड एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। यहाँ पर वो देखिए खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला है वो कभी पिशावर, कभी मर्दान, कभी सवाबी जाकर जलसे करते हैं, कभी कह रहे कि मैंने 100 अरब रुपए पिशावर के लिए पैकेज अनाउंस कर दिया, कभी कहते हैं कि मैंने सवाबी के लिए 50 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस कर दिया। तो पैकेजेस तो वो अनाउंस कर रहे हैं, लेकिन ये पैसे जा कहाँ रहे हैं, मुझे अभी तक इसकी समझ नहीं आई है। पिशावर जो कि खैबर पख्तूनख्वा का दिल है, यहाँ के लिए उसने 100 अरब रुपए जब वज़ीर आला वो मुंतखब हुए पैकेज अनाउंस किया है, लेकिन यहाँ पर अभी तक 100 रुपए नहीं लगे हैं। फिर जो ऑपरेशन हुआ था, तो जो वहां पे नकल मकानी हुई थी, उनके लिए 4 अरब रुपए अनाउंस हुए थे, उसका अभी तक पता नहीं चला है। वो लोग बेसरो सामानी में अभी तक घूम रहे हैं। रमजान पैकेज में 12 अरब रुपए इन्होंने पैकेज अनाउंस किया, उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। तो देखिए, ये जो हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा की या यहाँ के वज़ीर आला है, तो इस पर तो मैं बात ही नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये लोग जो है ना ये तो सिर्फ अपना टाइम पास कर रहे हैं। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया। फवाद साहब, एक तो ये कि सर जो गवर्नर है जीबी सैयद मेहदी शाह, उनकी गवर्नरशिप में आपको क्या लग रहा है कि क्या पाकिस्तान के मतलब इस ओहदे पर वो फाइज भी रहे हैं, लेकिन जो हमें कोई ऐसी डेवलपमेंट नज़र आई है इतने अरसे में, जिस अरसे में वो रहे, वफाक से फ़ंड्स के हवाले से कह लें या आवाम के आइनी हुकूक कह लें, रोज़गार, सियाहत, बिजली और दीगर मसाइल के हवाले से, इस वक्त आपको क्या लग रहा है कि हुकूमत साजी का मौका मिला तो उनकी अव्वलीन तरजीह क्या होगी? देखिए जी, मेरा ख्याल है आपका इशारा पीपल्स पार्टी की तरफ है। जी जी। तो बिलावल भुट्टो साहब तनकीद जिस तरह से कर रहे थे, आज वो मैंने सारा मंजर देखा। मेरा अपना ख्याल ये है कि बिलावल भुट्टो साहब का यही तरीक़ेकार है। इससे पहले माजी में जो 2024 के इलेक्शन की कैंपेन थी उसमें भी उन्होंने टोन रखी। तो अगर इसको ना बड़े आइसोलेशन में नहीं देखना होगा, मैं बड़े आसानी के साथ ये बात समझ में आती है कि इस वक्त तीनों पार्टियाँ वही कर रही हैं कि जो मुल्क के किसी और इलाके के अंदर इलेक्शन होता तब वो कर रही होती। तो पीपल्स पार्टी भी कारकर्दगी के हवाले से बात आमतौर पे करना पसंद नहीं करती। कारकर्दगी उनका एक ऐसा लूप होल है कि जिसके ऊपर वो आमतौर पर जो है वो भुट्टो का नाम लेके, अपने माजी की कुर्बानियों का तस्करा करके, माजी में होने वाले मामलात का तस्करा करके, कहीं पर जो है वो अपने आप को बहुत हीरो एंटी एस्टेब्लिशमेंट साबित करके, तो पीपल्स पार्टी का एक तरीक़ेकार यही है कि उसकी कैंपेन्स अगर उनका पूरा फ़्लो आप देख लें तो वो इसी तरीके से उनका एक फ़्लो होता है। तो इस फ़्लो के अंदर कहीं पर जो है कारकर्दगी उनका बयानिया वैसे भी नहीं है।
कारकर्दगी जिस तरह पीटीआई का बयानिया नहीं है, इसी तरीके से कारकर्दगी जो है वो पीपल्स पार्टी का बयानिया भी नहीं है। कारकर्दगी का बयानिया लेकर वोट मांगती ही नून लीग है। पीपल्स पार्टी कुछ और चीज़ों के ऊपर वोट मांगती है, अपनी वालदा की कुर्बानी के नाम पे जो है वोट मांगते हैं। माजी के अंदर पाकिस्तान ने अगर कुछ बड़ी अचीवमेंट्स की, एटमी धमाकों की बात वो करते हैं कि जी भुट्टो साहब का जो है वो एक इनिशिएटिव था। तो आम तौर पे पीपल्स पार्टी भी मखसूस कुछ नारे हैं जिसकी बुनियाद पर जो है वो वोट मांगती है। और अभी उनकी जो पूरी तकरीर थी जो आज सुबह उन्होंने की, उसमें भी कोई ऐसी गैर मामूली बात नहीं थी। मतलब अगर कोई फ़र्द एनालाइज करे उनकी माजी की तकारीर को तो बहुत आसानी के साथ वो उसका स्क्रिप्ट निकाल सकता है कि वो क्या बात है। दूसरी जानब जनाब सदर जो है उन्होंने भी कुछ इस तरह की बात की थी जब वो अपने ईद पर अपने गाँव आए हुए थे और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में वो दौरे कर रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने दरख्वास्त पेश की थी। यहाँ बिलावल साहब जो है वो कुछ और बात करते हैं। तो ये पीपल्स पार्टी का इसी तरीके से एक राय है। इसमें मैं इसको कोई गैर मामूली बयानात या मेहदी शाह साहब का जो अपना उनका एक रोल है कि वो क्या कुछ कर चुके हैं, तो जब पीपल्स पार्टी ने इस बयानिए के ऊपर वोट ही नहीं मांगना तो फिर मेहदी शाह साहब की कारकर्दगी का तस्करा या किसी और की कारकर्दगी तो का ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का क्या आपको नज़र आ रहा है? मतलब लाइक कुछ है वहाँ पे कि वो उनका कोई वोट ले सकती हैं या दीगर जो इलाकाई पार्टी होगी, मजहबी पार्टी होगी, क्योंकि जीबी के डायनेमिक्स भी अब चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं हमें। देखिए जी, बुनियादी तौर पर तो हम ये समझते हैं कि उन्हीं पार्टियों को इक़्तिदार में आना चाहिए इन इलाकों के अंदर भी जो वफाक की नुमाइंदा हों, जो वफाक की बात करें। इलाकाई पार्टियों का सियासत में होना अच्छी बात है कि वो एक टफ टाइम देती हैं उन तमाम पार्टियों को जो वफाक की बात करती हैं, लेकिन अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें तो यही समझ में आता है कि उस पार्टी का जीतना ज़्यादा फायदेमंद होता है कि जो चारों सूबों की नुमाइंदगी रखती हो। फिर वो कश्मीर में भी नुमाइंदगी, आपका पॉइंट आ गया और यकीनन कुछ ही दिन रह गए और आवाम ने ये डिसाइड करना है कि उनकी अवलीन तरजीहात क्या होंगी, अवामी मसाइल होंगे या वही जो हमारी पार्टीज़ जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ पहले से बरसर इक़्तिदार आ रही है वो उन पर दोबारा एतमाद का इज़हार करेंगी। ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट पर बात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन। और बात करेंगे मोदी सरकार की, जो कि अगर रोज़ाना की बुनियाद पे बात की जाए तो वो पस्ती की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है, चाहे वो सिफारती महाज हो, सयाहती बात हो या फिर अब तालीमी महाज। हर लम्हे उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब जो नई प्रॉब्लम उनके सामने सर उठा रही है वो थाईलैंड ने भारतीय सयाहों के लिए जो है वीज़ा कानून सख्त कर दिए हैं, जबकि भारत के जो नए डिजिटल मार्केटिंग सिस्टम है उसकी नाकामी भी सामने आ रही है और लाखों तलबा और वालिदैन को इस वक्त शदीद परेशानी है। नाकदीन का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है उसने आलमी सतह पर सिफारती तन्हाई और अंदरूनी मुल्क जो इंतज़ामी नाकामियाँ हैं
वो उसको अपने जो हिंदुत्व एजेंडा है उसके तहत कंट्रोल कर रही हैं। अब सवाल ये है कि मोदी सरकार जितना अपनी जनता को खारजा पॉलिसी और तालीमी इस्लाहात की कामयाबी के झूठे दावे करी, उतना ही उनके भांडे फूटते चले जा रहे हैं। और इन्हीं ज़मीनी हक़ाइक़ पर अब हम भी बात करेंगे। जो गेस्ट हमें लाइनअप हैं हमारे साथ, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, चेयरमैन तहरीक नौजवान पाकिस्तान, तज्ज़ियाकार हैं। अहमद मंसूर साहब भी तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। अहमद साहब, हम जब भी भारत की बात करते हैं तो वो कहते हैं ना कि अपने ही जो घर को आग लगी, अपने ही आशियाने को आग लगी अपने ही चिराग से। तो मोदी सरकार की इस वक्त यही हिकमत अमली नज़र आ रही है। अब ये जो थाईलैंड की जानिब से भारतीय सयाहतों पर सख्त वीज़ा कानून की बुनियादी वजूहत आप क्या समझ रहे हैं इसको? देखें शाजिया खान साहबा, ये बुनियादी तौर पे जो भारत के अंदर इस वक्त एक माहौल है, ये उसकी अक्कासी करता है ये मामला। गो के थाईलैंड ने सिर्फ भारत नहीं, उसने जो मजमूई तौर पे जितने भी ममालिक हैं उनके जो सियाह हैं उनको जो 60 दिन की वीज़ा फ्री सहूलत थी वो उस पर वापसी की है। लेकिन भारत क्यों इस पे हाईलाइट ज्यादा हुआ है? क्योंकि ये वजह भारत ही बना है, भारतीय शहरी ही बने हैं। जब ये सहूलत दी गई तो इसका नाजायज फायदा किस तरह से उठाया, वो थाईलैंड के लिए एक वबाले जान बना। सिर्फ 2024 में 50 लाख जो भारतीय हैं वो थाईलैंड गए, वो सियाहत के लिए नहीं गए। ये सहूलत सियाहों के लिए थी। वो इसकी आड़ में जिन्होंने अपना लॉन्ग स्टे करना है और फिर वहां पे जाके जो कारोबारी सरगर्मियां हैं, फिर गैर कानूनी जो हथकंडे हैं, फिर जुराइम की जो शरह बढ़ी, उसमें भारतीय शहरियों की जो इन्वॉल्वमेंट है कि जो इस सहूलत का नाजायज फायदा उठा के वहां पे जा रहे थे। फिर थाईलैंड की जो हुकूमत है उसने पूरा ये सारा मामला जो उसको देखा, उसका जायजा लिया, वहां बड़ी तनकीद हुई। फिर ये फैसला किया गया कि अब बड़ी स्क्रूटनी होगी और एक बाकायदा एक निजाम अब वहां पे वजह किया गया। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी सुबकी है कि आप सियाहत की आड़ में वहां के जो शहरी हैं वो दूसरे मुल्क में जाके फिर अपना जो गैर कानूनी जो हथकंडा, फिर भारत क्यों बदनाम है पूरी दुनिया में? आपको मालूम है कि वहां पे जो ये अंडरवर्ल्ड और माफिया और जुराइम पेशा जो लोग हैं वो कारोबार करते हैं, वहां जाके स्लिप हो जाते हैं। तो थाईलैंड की मार्केट को उन्होंने खराब किया। अपने मुल्क में उनको ये सहूलतें मौजूद नहीं थी, या फिर वहां से उनकी हुकूमती सरपरस्ती भी आप देखते हैं कि जो पैसा पार्क किया जाता है, जो करप्शन का पैसा है वो दूसरे ममालिक में, तो वहां भी ये भी एक रीजन वहां बताई जाती है कि ये सारा कुछ मोदी सरकार की नाक के नीचे हो रहा था और ये हुकूमती सरपरस्ती में ये सारा कुछ किया गया, ये सहूलत का नाजायज फायदा उठाया गया, जिसका फिर आप देखें कि ये बड़ी सुबकी है। और ना सिर्फ ये सफारती महाज के आप सियाहत के हवाले से अपने मुल्क का जो अच्छा मस्बत चेहरा आपने पेश करना है दुनिया में, लेकिन आप अपनी जो अवाम है, अपने मुल्क के जो लोग हैं, उनका एक मनफी चेहरा है वो परवान चढ़ रहा है। ठीक है। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की इस वक्त कि इस वक्त जो भारत जो है वो हर सतह पर जो है उसको सुबकी का सामना है और उनकी अपनी जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी जिसके मैं बार बार बात कर रही हूँ, अब तो वहाँ के अपने अंदर से आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं। अहमद साहब, ये तो भारतीय जरीदा इकोनॉमिक टाइम्स ने ये बात कोट की है, ये थाईलैंड की नई पॉलिसी और भारत को जो वीज़ा के हवाले से बातचीत हुई है। लेकिन सर आगे अगर हम दीगर जो उनके शोबे हैं, ख़ास तौर पर अगर हम तालीमी निज़ाम में देखें तो हमें वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा एक कंसर्न नज़र आ रहा है। डिजिटल मार्केटिंग निज़ाम जो है वो भी बहुत ज़्यादा इनका तबाह होता जा रहा है। वालिदैन परेशान है, स्टूडेंट परेशान है। मतलब उनकी जो ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी ये हर चीज़ पर असरअंदाज हो रही है इस वक्त और ख़ुद आवाज़ें उठ रही हैं भारत के अपने अंदर से। देखिए ये जो डिजिटल इंडिया, ये बड़ा उनका ख्वाब था और इसका बड़ा दावा किया जाता था कि भारत आईटी के मैदान में पूरी दुनिया में इस वक्त नंबर 1 जो एक मुल्क है वो बनता जा रहा है। लेकिन हकीकत बिल्कुल बरक्स है। आप देख लें कि ये जो उन्होंने अपने इम्तिहानी निज़ाम में डिजिटल मार्किंग सिस्टम है ये मुतारफ कराया और उसमें फिर जो ये बेकायदगियां सामने आई, जो खुद उनके वजीर तालीम है उन्होंने इसका एतराफ़ भी किया। बहुत सारे फिर जो पर्चे हैं उनको जो आप कह लें कि जो डिजिटल चेक होने थे वो नहीं हो सके उस तरह से, फिर उनको वापस आपको एक जो मैनुअल तरीके से करना पड़ा। आप इनकी शिकायत का आप देखें, जो आप कह लें कि 4 लाख से ज्यादा जो तलबा है उनके वालिदैन ने ये शिकायत इनका इंदराज करवाया है। इससे आप देख लें कि कितने बड़े पैमाने पे फिर क्या साख रह गई भारत का जो इम्तिहानी निजाम है और उसमें आप देख लें कि डिजिटल
उसमें निजाम में खामियों की सबसे बड़ा जो इल्जाम ये लगा कि उसके जरिए मैनिपुलेट किया जाता है, नंबर कम ज्यादा, उसमें फिर पैसे की इन्वॉल्वमेंट, करप्शन। तो जो भारत की सोसाइटी का खासा है कि वहां पे वो एक शफाफ इम्तिहानी निजाम वो तक अपने अवाम को, अपने नौजवानों को नहीं दे सके, तो फिर उन्होंने, उनका जो असल फोकस क्या है, उनका फोकस सिर्फ पाकिस्तान है। उनका फोकस सिर्फ ये है कि भारत के अंदर जो अकलियतें हैं उनको हदफ बनाना है, उनको टारगेट करना है। उनका फोकस गवर्नेंस नहीं है। हर शोबे में, कोई भी शोबा आप ले लें, वहां वो जवाल पजीर है भारत में। और ये जो नरेंद्र मोदी के जो 10 साल हैं, ये इस वक्त इसके ऊपर जो रिपोर्ट्स हैं, पूरी दुनिया इस पे गौरो फिक्र भी कर रही है कि इन 10 सालों में क्या खोया क्या पाया। तो नरेंद्र मोदी को इस वक्त तनकीद का सामना सिर्फ भारत के अंदर ही नहीं है, पूरे जो दुनिया में एक बड़ी एक जमहूरियत का दावेदार जो एक मुल्क है, वहां क्या सूरत हाल है उसको हर कोई गौर से देख रहा है। ठीक है। यकीनन ये जो भारत की सयाहती सफारतकारी है, इसको बदतरीन धचका भी लगा है। सख्त कवानीन का नफाज और दुनिया भर में जो है भारतीय सयाह इस वक्त जो है हजीमत का शिकार भी नज़र आ रहे हैं। और सिर्फ ये मोदी सरकार की जो है बदतरीन बदइंतज़ामी और बदतरीन खारजा पॉलिसी की निस्बत से है। और यकीनन ये जो बद तहजीबी है, बदतरीन माशरती शऊर है, इसकी बदौलत भारतीय सयाह अब दुनिया में भी जो है वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं। लेकिन इसको कोट किया है, सिर्फ यही बात नहीं कि भारतीय जरीदा इकनॉमिक टाइम्स जो उनका अपना जरीदा है वो इसको कोट कर रहा है। और यकीनन जो वीज़ा फ्री एंट्री है वो भारत के लिए अब ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। और नई पॉलिसी के तहत जो है भारत को भी वीज़ा ऑन अराइवल की फहरिस्त में डाल दिया गया है। नाज़रीन, ये तो तमाम मामलात हैं, लेकिन हमने बात की थी डिजिटल मार्केटिंग सिस्टम की भी, कि तकनीकी और जो इंतज़ामी खामियां हैं वो भी शिकार हो रही है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, इस वक्त भारत जो है उसकी सुबकी, उसकी हजीमत जो है दुनिया भर में उसकी आवाज़ें उठनी शुरू हो चुकी हैं। और यकीनन वीज़ा के गलत इस्तेमाल है, गैर कानूनी जो उनकी जॉब्स हैं, गैर मुल्कियों से मुतलिक सिक्योरिटी खदशात, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसने यकीनन अब थाईलैंड की जो हुकूमत है उसको भी इमिग्रेशन कवानीन पर जायज़ा लेने की जो है वो ज़रूरत पेश आई है। और जो आलमी माहिरीन है उनके मुताबिक दुनिया के जो बेशतर ममालिक में भारतीय सयाहों के लिए सख्त वीज़ा पॉलिसी, आप क्या समझ रहे हैं, ये सयाती तशक्कुस जो भारत का है उस पर कारी ज़र्ब है? बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, मेरे ख्याल में कारी ज़र्ब तो नहीं है, लेकिन भारत का मुंह जरूर काला है। क्योंकि कारी ज़र्ब तो वो होती है जिसमें आपको तकलीफ महसूस हो, और मुंह काला वो होना होता है जिसमें पूरी दुनिया में बेइज्जती हो रही होती है। देखिए, इससे पहले भी भारत का फ्री वीज़ा पॉलिसी थी ईरान के साथ, और पिछले साल 2025 के वाक़यात के बाद जब उनके मुल्क में ईरान में 68 भारतीय जासूस पकड़े गए जो कि इसराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, तो उसके बाद भारत की फ्री वीज़ा पॉलिसी का खात्मा हो गया। इसमें भी कोई शक व शुबा नहीं है कि भारत का एक बड़ा ट्रेड है थाईलैंड के साथ, और वहाँ के अक्सर आप देखें कि उनकी जो सकाफती इंडस्ट्री है वो वहाँ जाती है, वो मुख्तलिफ फिल्में ड्रामे बनाते हैं, और इसी तरीके से दो तरफा ताल्लुकात भी हैं। ऐसे मुल्क के साथ इस लेवल के ऊपर आके कि उनके साथ ताल्लुकात इस लेवल पे लाना कि आपको फ्री वीज़ा पॉलिसी ख़त्म करना, ये मेरे ख्याल में भारत की तमाम सिफारती कोशिशों के ऊपर एक पानी फिर गया है। दूसरी जानिब जो है, क्योंकि ड्रग्स की स्मगलिंग है, इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की इलीगल ट्रेड है, और साथ ही साथ जो है वो भारत के जो लोग वहाँ जाते हैं उनका जो रवैया वहाँ लोकल अवाम की तरफ है, झूठ बोलते हैं, वहाँ कारोबार में धोखा देते हैं। थाईलैंड हुकूमत को एक अरसे से इनके ऊपर बहुत सारे मामलात जो थे वो सामने आ रहे थे, और बिलखसूस कंबोडिया के साथ जो थाईलैंड की ज़रा सरगर्मी दरमियान में रही, उसके ऊपर भी भारत का रवैया जो था वो उन्होंने, थाईलैंड हुकूमत ने ये उनको देखा कि भारत ने कहीं पुष्पनाही की कंबोडिया के अंदर, जिसकी वजह से ये तमाम जो लावा था ये पकता चला गया, और नतीजा ये हुआ कि भारत के हवाले से उन्होंने अपना एक रवैया तब्दील कर दिया। थाईलैंड एक हालांकि बुद्ध परस्त मुल्क है, और वो भी बुद्धिस्ट हैं, और भारत के अंदर भी आपको पता है बुद्ध परस्तिश होती है। अब एक ऐसे मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात को दूर करना, इसका मतलब यह है कि थाईलैंड के अंदर बहुत सोच विचार के इसको इस मामले पे लाया गया, जहां मजबूर होके उन्होंने मेरे ख्याल में ये फैसला किया कि इनफ इज इनफ। और यही वो वजह है कि जो मेरे ख्याल में भारत के अभी हवाले से मुश्किलात में इजाफा होता चला जा रहा है,
और जो मामलात हैं अब ये यहाँ थमेंगे नहीं। अब असल में मसला यहाँ ये है कि एक और भी इशू हो चुका है। पाकिस्तान भारत के बाद जो भारत की जो थोड़ी बहुत इज्जत दुनिया में रह गई थी, जो उन्होंने झूठ के ऊपर मबनी बनाई हुई थी, वो भी मेरे ख्याल में खत्म हो गई है। और अब दुनिया को भारत का असली चेहरा जो है वो नजर आना शुरू हुआ है। ये वो वजूहात हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर भारत सकाफती तनाई का शिकार हो गया। फिर दूसरा, बांग्लादेश के अंदर जो उसका किरदार रहा, इंतहाई कमजोर, इंतहाई नाकिस। आप ये देखिए कि इस टाइम पे एक बड़ी हिंदू बरादरी जो है वो रह रही है वहाँ भारत के जो नेपाल के अंदर, लेकिन उसके बावजूद नेपाल और भारत का एक ईंट पत्थर का बैर है इस टाइम पे चल रहा है। और दूसरी जानिब जो है वो हम ये भी जानते हैं कि श्रीलंका के अंदर भी जहाँ बहुत बुतपरस्त मौजूद हैं, उसके बावजूद जो है वो भारत के साथ उनके ताल्लुकात खराब हैं। चाइना जहाँ कुछ लोग इस प्रैक्टिस को करते हैं, बुतों को मानते हैं, वहाँ भी ईरान के जो इनके ताल्लुकात हैं वो खराब हो चुके हैं। भूटान के साथ इनके ताल्लुकात खराब हैं, म्यांमार के साथ इनके ताल्लुकात खराब हैं। तो ये आपको समझना चाहिए कि ये जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अब्दुल्ला साहब के मोदी सरकार की जो खारजा पॉलिसी है उसके बुरे असरात तो पूरी दुनिया पे मुरतब हो रहे हैं, लेकिन भारत के अपने अंदर जो है मोदी सरकार की तालीमी बद इंतज़ामी के तहत वहाँ के जो जितने तलबा का मुस्तकबिल है वो भी दाव पर लग चुका है। अब जो मारूफ आलमी जरीदा है द गार्डियन, उसके मुताबिक डिजिटल मार्केटिंग निज़ाम में जो है वो 12वीं जमात के इंतखाबी नताइज में बेज़ाब्तगियों की शिकायत के अंबार लग गए हैं और 4 लाख से ज़ायद तलबा जो हैं उन्होंने शिकायत और 11 लाख जवाबी कॉपियों की नकल तलब कर ली गई है। आप क्या समझ रहे हैं कि ये तमाम मामला जो हैं मोदी सरकार की पॉलिसी जो हमें नज़र आ रही है वो कितना मतलब वहाँ के जो तलबा हैं उनके लिए कितना उनका मुस्तकबिल ख़तरे में जा चुका है? अब देखिए, भारत के अंदर तलबा का तो ये आलम है कि 80 लाख लोग ग्रेजुएट कर रहे हैं हर साल और 29.5% नौकरी है टोटल। आप मुझे बताएं कि ये जो बाकी यूथ बल्ज है ये कहाँ जाए? फिर कॉकरोच पार्टी जो है वो गलत तो नहीं बोलती ना। आप देखें कि कॉकरोच पार्टी ने कांग्रेस के लिए नहीं बोला, किसी और के लिए नहीं बोला, उन्होंने बोला तो बीजेपी के लिए बोला। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में शामिल होने के लिए बीजेपी को सबसे पहले आपको अनफॉलो करना पड़ेगा और उसके बाद और तमाम तर जो पॉलिसियां हैं वो बीजेपी के मुखालफत में है। ठीक है, अभी उन्होंने वक्ती तौर पर इनको दबा दिया, लेकिन भारत कितनी जबानें दबाएगा? कश्मीरियों की आवाज दबा देगा। उससे पहले आप देखिए कि किस तरीके से 8 करोड़ लोगों को जो है वो इन्होंने वहां से निकाल बाहर किया और टोटल जो बिहार के अंदर जो 8 लाख और उसके अंदर जो इन्होंने क्या किया कि टोटल जो केसेस नजर आए वो आप हैरान होंगे कि 150 केस थे टोटल जो कि इलीगल थे। वो ये तो पूछे कि आपने इतने लाखों लोगों को जो निकाल दिया, आपने कभी ट्रेस किया कि ये कौन लोग थे, ये किधर गए, ये कहाँ से आए थे? आपने कुछ नहीं ट्रेस किया। इससे वाज़े नजर आता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक धोखा है, एक फरेब है। भारत जो है वो इस टाइम पे खित्ते के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मसला बन चुका है। एक एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म जो है वो उसके मुल्क से हो रहा है। सिर्फ यही टेररिज्म नहीं है, मजहबी सतह के अंदर भी आपने जो अकलियतों की बात की, आप अकलियतों को तो साइड पे रख देना। आप पहले ये देखें कि जो वहाँ दलित हैं उनकी जिंदगी क्या गुजर रही है। यानी कि जिस शख्स ने जो दलित था, जिस शख्स ने भारत को आइन दिया, डॉक्टर अंबेडकर ने जो है अपना मजहब तब्दील कर लिया। अब आप मुझे ये बताएं कि जिस मुल्क का आइन देने वाला आदमी अपना मजहब तब्दील कर ले और भारत के साथ जो है वो उसका ये आलम हो कि वो एक तरफ आइन दे रहा हो, तो आप बताएं कि भारत में कौन महफूज है? क्या अक़लियतों के साथ क्या हिंदू बरादरी महफूज है? हाँ, सिर्फ जो ब्राह्मण हैं उनको अगर आपने महफूज बनाना है तो और बात है जो 2.5% है। बाकी आपने वेश को, क्षत्रिय को, शूद्र को तो सत्यानाश करके रख दिया। ठीक है, आपने वहाँ क्रिश्चियंस का नात का ठीक है सर। अब्दुल्ला साहब आपका पॉइंट आ गया सर, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे साथ दीगर मेहमान भी शामिल थे, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। यकीनन जब पॉलिसियाँ नताइज देने के बजाय
सिर्फ मसाइल पैदा करें, जैसे कि मोदी सरकार इस वक्त जो है वो मसाइल पैदा कर रही है अपनी आवाम के लिए, तो दावे वैसे ही सामने आ जाते हैं और ज़मीनी हक़ाइक़ फ़र्क वाज़े कर देता है। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह निगहबान।